नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज द करंट इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, हम लोग की जिंदगी का करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं, मुझे अगर हॉस्पिटल चलाना है 24 आवर्स, मुझे कोई भी बिजनेस चलाना है 24 आवर्स, मुझे कोई भी कंपनी चलानी है 24 आवर्स, या मुझे कोई भी इंडस्ट्री चलानी है 24 आवर्स, या मुझे घर में कोई भी चीज़ करनी है, तो आज के टाइम पे लाइट शुड बी देयर. अगर लाइट नहीं है, पावर नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते. आई विल गिव एग्जांपल. हम लोग अगर सिटी में रहते तो मान लो हमारे ब्लॉक के अंदर इतना अंधेर रहता है, उसको अगर हम लोग को उजाले में कन्वर्ट करना है, इन डे टाइम ऑल्सो देर इज डार्कनेस इन आवर रूम, सो लाइट शुड बी देयर. लाइट चाहिए, लाइट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. एंड दिस लाइट इज नथिंग बट current electricity. So current electricity is the most important part in today's life. today's life में current electricity बहुत ही ज़्यादा important part है. और इस current electricity को हम लोग को आज we are going to do study of some topics which are related to current electricity. इस current electricity के साथ जितने भी topics related है, वो सारे के सारे topics हम लोग इस lesson में study करेंगे. I am trying to explain each and every topic at my best. मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं और आपको समझा के दे दो. माई टारगेट इज योर अंडरस्टैंडिंग. माई टारगेट इज योर अंडरस्टैंडिंग. So first point is there, okay, potential and potential difference. It is given in your book. I can explain all the topics, but I have to just show you how these derivations and then the equations and then the definitions, all things I am going to explain, but one by one. तो मेरे को पोटेंशियल फर्स्ट, मुझे क्या करना है, पोटेंशियल पता करना है. पोटेंशियल आपको बताओ, पोटेंशियल एनर्जी होती है. जैसे कि किसी भी चीज के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ मैटर स्टोर होती है, उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी. Similarly, whenever there are dams, different okay dams, so water is released from the upper part to the lower part. हमेशा देखते हैं हम फ्लूइड्स हमेशा ऊपर से नीचे तक, मतलब नीचे की तरफ बहते. and in that water, okay, by the flow of the water from the upper, so higher potential, higher level to lower level water flows, and by using that water the electricity, hydroelectric stations, okay, वहाँ पे electric current is produced और इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. तो हम लोग को पता है कि जब पानी नीचे आता है तो टर्बाइंस जो रहते हैं, व्हाट आर द टर्बाइंस व्हिच आर यूज्ड, इन दैट केस दे जस्ट गेट इन मोशन, वो घूमने लगते हैं. और इन दैट केस दैट व्हाट एवर द मोशन, व्हाट एवर द एनर्जी, व्हाट एवर द काइनेटिक एनर्जी, दैट automatically just converted into electrical energy, and that electric energy or that current electricity is supplied to all the cities. वो सारे के सारे cities को supply कर देते. तो यहाँ पे मुझे आपको बताना है, so whenever there is a flow of current, there is a flow of current, there should be potential difference. There should be potential difference between two terminals of any conductor. Then only the electric current can be flow from that conductor. तो मुझे ये टॉपिक सबसे IMP टॉपिक से, what is the electric current and what is the potential difference, ये दो चीजें. और पोटेंशियल तो मैंने बता दिया, the amount of matter stored in any object is known as its potential. And now what is potential difference? So potential is the what is potential is what, the electric level at different points. Potential is the electric level at different points. So potential difference, we are going to learn about potential difference. There is one of the diagram which is given in your book. With the help of that diagram we will learn the potential difference. आपको और एक एक्टिविटी दी है जिसके अंदर दो पानी के टैंक दिए और उसको एक पाइप से ज्वाइन किया. इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एज पर द बुक्स डायग्राम, और वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है. एंड व्हेन यू आर just closing the tap, okay, the flow of water stop, and that water will flow from the upper tank to the lower tank till the both tanks water level will be same. तो पानी तब तक बहता है जब तक दोनों टैंक के अंदर का पानी का लेवल सेम हो जाता है. सो whenever there is equal potential levels at both sides, means there is no flow of current. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस. आपके इलेक्ट्रिक करंट में सबसे अहमियत चीज रहती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. वट एवर द टर्मिनल्स, देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ एनी बैटरी, any electric circuit, so there should be potential difference across that two terminals, then only current can flow from that electric circuit. So let's see, आपको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस. मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है, A and B, there are 2 points.
So A is high electric potential pair and B is at low electric potential. This is short form, electric potential, and both of the points are joined. Okay, both are the conducting wires, the wires by which electric current can flow, that is the conducting wire. And now A is positively charged conductor, B is negatively charged conductor, and these both conductors are joined by the conducting wires. These are the stands. ओके, स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवरिंग. इंसुलेटिंग मतलब आपके पास जो कॉपर के वायर्स होते हैं जिनको हम लोग हमारे रेगुलर इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन में यूज करते, दैट कॉपर वायर्स आर ऑलवेज कोटेड विद द इंसुलेटिंग कवर्स. इंसुलेटिंग मीन्स द रबर और दैट पॉलीथीन्स दैट आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो बैड कंडक्टर्स रहते हैं उनसे कोटिंग कर दे ताकि जब भी हम लोग ऐसे वायर्स को हाथ लगाए हमको शॉक नहीं लगता है, because the current cannot flow from that insulating covers. तो वो covers रहते हैं potential difference and flow of current, electricity. अभी मुझे ये दोनों चीज पढ़नी है. यहाँ पे मान लिया मैंने A is positively charged conductor, B is negatively charged conductor, A is at high electrical potential and B is at low electrical potential. These both conductors are joined by the conducting wires, and now the stands are insulating covering. Okay, these stands means these are the, if I touch these two stands आई विल नॉट गेट शॉक, मुझे शॉक नहीं लगेगा. तो इंसुलेटिंग स्टैंड्स बोलते हैं जो कि कॉपर वायर को कोट करते हैं. आप लोग को अच्छी तरह से पता है बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी मैं आपको एक चीज बता दूं. नाउ ए, ओके, वन ऑफ द एग्जांपल आई विल गिव इलेक्ट्रिक करंट का आपको एक बेहतर एग्जांपल है. ओके, एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, ओके, व्हेन देयर इज अ स्ट्राइकिंग ऑफ क्लाउड्स टेक प्लेस, ओके, इन स्काई. सो आप इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देखते हो, ओके, लाइटनिंग देखते हो. तो लाइटनिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती. सो द रीजन, यू नो द रीजन बिहाइंड दिस. व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रीजन है द इलेक्ट्रिक करंट विच इज प्रोड्यूस at the sky, or that it has the high potential, it has the high, it is 10 raised to minus 7 volt potential approximately, 10 raised to 7 volt potential approximately. And the earth has the lowest potential, or ground or soil has the lowest electric potential, so it immediately comes to the ground. तो इसके पीछे का रीजन है जब एक हाई पोटेंशियल रहता है, एक लो पोटेंशियल रहता है, तो ये अभी मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऑब्वियसली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, देन देयर इज अ डिफरेंस. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डिफरेंस. पॉजिटिव एक नंबर है, नेगेटिव एक नंबर. सो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में डिफरेंस है. ए इज द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर. इफ आई एम गोइंग टू राइट, ए इज द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड बी इज द negatively charged conductor. A is the positive and B is negatively charged conductor. Both conductors are joined by the conducting wire. A is at high electric potential and B is at low electric potential. Then the difference, okay, the potential, अभी यहाँ पे potential जो मैं बोल रहा हूँ ये एक अलग चीज है. Okay, potential difference में the flow of current is always from the high potential to low potential. फ्लो ऑफ द करंट जो रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल करंट का फ्लो में बता रहा हूँ. दिस इज द डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है. करंट क्या जाती है? एंड द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव. अभी यहाँ पे दो चीजें और इससे बनता है मेरा सर्किट. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस करंट बोथ आर द अपोजिट डायरेक्शंस. तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लो फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड कन्वेंशनल डायरेक्शन, ओके, of the electrons is always negative terminal to positive. ये इस चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी आफ्टर जस्ट स्टडीइंग दिस डायग्राम. आपको डायग्राम स्टडी करना है. मुझे यहाँ पे स्टडी करना है पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैंने बता दिया जो दो टर्मिनल्स रहेंगे और दो कंडक्टर्स के दो टर्मिनल्स रहते हैं, वन शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, वन शुड बी नेगेटिवली चार्ज, देन ओनली करंट विल फ्लो फ्रॉम दैट कंडक्टर. तभी उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होने वाली. सो नाउ इट इज पॉजिटिवली, इट इज नेगेटिवली, सो करंट कैन फ्लो. सो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
and the electrons which are negatively charged, they always flow from the negative terminal to positive, means low इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज आपको याद रखनी। अभी इसके बाद इफ आई एम गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ ऑल दिस थिंग, सो आई विल राइट वेरी इजीली द एक्सप्रेशन फॉर दिस गिवन डायग्राम। मैं इसके लिए बहुत इजीली एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा देयर आर टू कंडक्टर्स, वन इज A is positively charged, there are two conductors, A is positively charged and B is negatively charged. Both conductors are joined by the conducting wires. A is at high electrical potential and B is at a low electric potential. When current flows, okay, current flows from high electric potential, means conductor A to conductor B in the above diagram, and both conductors have stand which are insulating, that stands have the insulating covering of, means these stands are there which are with the insulating covering। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। एंड नाउ वी हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस of the potential between any two points, any two electrical points. So potential difference is difference of potential between any two electric points। इस तरह से लिख सकता हूँ। बट इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन आपको बनानी है, तो वो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके लिए मेरे पास एक डेफिनेशन बनती है टोटल और द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे टोटल वर्ड नहीं डाला मैंने, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, वर्क डन to carry a unit positive charge। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। unit positive charge from point A to point B is called potential difference between the two points। मतलब कौन से टू पॉइंट्स है मेरे पास जो दिए हो, A एंड B। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। ओके, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कुछ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रही है। मुझे लाइट मिल रही है अगर बल्ब से, तो मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू light, so light energy। So this type of amount, if I am going to use the any oven, electric oven or electric heater or geyser, so water will be boiled, पानी गर्म हो जाएगा। तो that is nothing but one of the amount of work done। वो सारी चीजें आती है amount of work done। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे डिफाइन करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मेरे पास 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट रहती है, वैसे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट दी टू पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ए एंड बी। तो उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना दी। तो मुझे अभी मैं यहाँ पे लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन, वर्क अपॉन आपके ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी इट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। So potential difference work done, I think work done upon the total charge transfer, okay, total charge transfer, right, total charge transfer। अभी मैं बता दूं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। सो ये आएगा उसका डेफिनेशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे जूल, वर्क का यूनिट है, और चार्ज कॉलम में मेजर कर दो, ओके, जूल, इट इज 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। तो ये रहे इनके यूनिट्स। तो ये मेरी डेफिनेशन बन जाती है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम, ये मेरी डेफिनेशन बनती है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। मैं इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। सो इफ आई राइट लाइक दिस, 1 वोल्ट 1 joule upon
1 कॉलम, ये मैंने लिखा। अगर मुझे 1 होल्ड की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, डेफिनेशंस बनाना आपको ये फॉर्मूला रहेगा, उससे उसको यूज करके डेफिनेशन बनाना सीख लें। ओके, यू कैन लर्न, आप लोग सीख सकते हो इससे डेफिनेशन बनाना, किस तरह से डेफिनेशन बनाई जा सकती है। तो मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस आपको कि the electrical difference, the charge difference between any two points in an electric field is known as potential difference between that two points. So potential difference is electric potential difference is the difference of potential between any two, or electric potential difference between any two points in electric field. So मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए, सो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? तो मुझे ये, if the amount of work done, okay, if 1 joule of amount of work done, uh, okay, if the amount of work done is 1 joule to carry 1 coulomb of electric charge from one point to another point, then the potential difference between that two points is called as 1 volt. If, okay, the amount of work done is 1 joule to carry 1 coulomb of electric charge from one point to another point, then the potential difference between that two points is called as 1 volt. इस तरह से आप लिख सकते हो. Otherwise I will tell you how to write. ओके, सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपके इसमें नहीं दी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. If 1 joule of work is done, okay, to carry 1 coulomb of electric charge, then potential difference is called as 1 volt. If 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of electric charge, then the potential difference between two points, potential difference between two points is called 1 volt. Either you write like this, नहीं तो मैं और एक आइडिया बताऊंगा. If 1 coulomb of electric charge, if 1 coulomb of electric charge is responsible, or is means if 1, नहीं, ये डेफिनेशन सही रहेगी. मैं इसको this is correct, मैं इसको ही करेक्ट मान रहा हूँ. If 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of electric charge, then the potential difference between two points is called as 1 volt. तो ये डेफिनेशन है आपकी. मेरे पास इसके अलावा कुछ यूनिट्स है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपके बुक में दी है. मेरे पास स्मॉल यूनिट से मिली वोल्ट एक मेरे पास है. 1 मिली वोल्ट, तो इसकी वैल्यू 10⁻³ वोल्ट है. और ये 1 माइक्रो वोल्ट है, इसकी वैल्यू 10⁻6 वोल्ट है. मतलब ये स्मॉलर यूनिट्स है. मतलब मैं अगर इनको होल्ड से कंपेयर करता हूँ, मेरे पास लार्जर साइज यूनिट्स है, बिगर साइज यूनिट्स, लार्ज यूनिट्स है, जहाँ पे किलो वोल्ट है. 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट एंड 1 मेगा वोल्ट. ओके, मेगा वोल्ट. सो मेगा वोल्ट मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट है. तो ये मेरे कुछ यूनिट्स बनते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के. So small units millivolt and microvolt, and the larger units kilovolt and megavolt. ये आपको कभी कभी काम आएंगे. इसकी स्टैंडर्ड रिलेशन आपके बुक के अंदर दी है. So this is the first point we have discussed about this. What is the point potential difference? अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, और उसका यूनिट क्या है, सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे. वापिस एक बार मैं आपको मतलब समझा के रखता हूँ. वर्क जो है जूल में मेजर होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मेरा कॉलम में मेजर होता है. तो ये दो चीजें मुझे याद रखनी है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर इन वोल्ट. सो व्हाई द यूनिट इज वोल्ट. ओके, Alexandra Holt, the name of scientist. Okay, in his honor, okay, he made the first electric cell. Italian scientist Alexandra Holt, he made the first electric cell, and in his honor,
दिस होल्ड यूनिट इज गिवन, ओके, उनके सम्मान में इसको हम लोग होल्ड को यूज करते हैं, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। So we will discuss about the next topic, free electrons, and the motion of free electrons is always random. In every electric conductor, okay, there are free electrons, right? It means metals. Electric conductors are made of metals, and metals contains one, two or more free electrons in their outermost shell. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वो वायर में रहते हैं तो रैंडम मोशन में रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द वायर, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, मतलब दे डोंट हैव द फिक्स डायरेक्शन इन द केस ऑफ दे व्हेन दे आर मींस इन द वायर, ओनली इन वायर। वायर में जब रहेंगे, वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स, कॉपर रहेगा आपका, एल्यूमिनियम रहेगा, जो भी रहेगा, दीज वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देयर एटम्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स and that free electrons are in the random motion when that metal wire is not connected to the electric cell. But when we connect the metal wire in to the electric cell, then what happens, the potential difference is created across the two ends of the wire. और जो आपका यहाँ पे electrons they moves in this direction, negative to positive, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अभी मैं बता दूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, टू द टू एंड्स ऑफ द वायर। अभी ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, और मेरी करंट जो है अभी ये इस डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट जो है आपकी, करंट जो रहती है आपकी, करंट इट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं। So this is happening when I join that wire to any electric cell. मैं इलेक्ट्रिक सेल को अगर वायर के टू टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ये वायर है मेरी, और इसके वायर के टू टर्मिनल्स को अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को ज्वाइन करता हूँ, किसी भी बैटरी को ज्वाइन करता हूँ, then the potential difference is created across the two ends of this wire, and the electrons start to flow from the negative to the positive terminal. इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होते फ्लो होने के लिए नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपको कुछ चीजें जो हमेशा याद रखनी है, एंड दिस थिंग्स विल बी कम इन यूज, और दिस थिंग्स विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। And whenever there is a wire, whenever there is a metallic conductor, whenever there is only conductor, electric conductor, there is no fixed direction to flow of electrons. They randomly moves in any direction. Electrons randomly moves in any direction. But as soon as I just applied an potential difference across the two ends of the wire, electrons start to flow from the negative terminal to positive terminal, and your current start to flow from the positive terminal to negative terminal. So these are the direction of electrons, negative to positive. Direction of current is always positive to negative. And this topic already we have discussed in the potential difference also. And now we are going to learn about the current, electricity, or what is current. Okay, current, electric current. Okay, new topic is electric current. Electric current, electric current, electric current. This is the topic. So now we are going to learn about electric current. So we have to discuss about electric current. So what is the electric current? Main topic. So first I will tell you the flow of electrons is called as electric current. The flow of electrons is called as electric current. The flow of electrons is called as electric current. ये तो definition होंगे. But what is the flow of electrons exactly? Okay, so if I am going to define the electric current, so electric current is the flow of electric charges per unit time across the cross-sectional area of a conductor. So it is the flow of electric charges per unit time across the cross-sectional area of a electric conductor. So what is the electric current? I told you electric current is flow of electrons. मेरे पास first criteria flow of electrons. Flow of electrons. Flow of electrons is known as electric current. Second जो मेरा criteria, the flow of electric charges across the cross-sectional area of a conductor per unit time is called electric current. The flow of electric charges, the flow of electric charges
okay, across a cross sectional area of a conductor per unit time per unit time is called electric current. So this is electric current. So you have to write this definition. Okay, it's called electric current. So the flow of electric charges across a cross sectional area of a conductor per unit time is called electric current. मैं cross sectional area बताऊंगा because the wire is always cylindrical shape. आप देखोगे सिलेंडर की तरह शेप रहता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, उसलिए हम लोग ये पूरा डेफिनेशन इसके लिए आप लिख सकते हो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So electric current is flow of electrons. First हो गया मेरा the electric current, then the flow of electric charges across cross sectional area of a conductor per unit time is called electric current. ये मेरा सेकेंड डेफिनेशन हो गया. मैं थर्ड पॉइंट इसका लिखता हूँ if the electric charge, okay, Q is the electric charge and okay, T is the time, then electric current, okay, electric current जिसको हम लोग बोलते I बोलते is given by कैसे देते हैं हम लोग. So this is I is electric current, then the Q is electric charge and T is time. So this is the symbolic representation of electric current. Now current is measured in amperes, so it is 1 ampere is equal to charge is measured in coulombs and time is measured in seconds. So आपको ये मिलेगा 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 ampere की डेफिनेशन निकालनी है. What I have to do? So what is the SI unit of the electric current? Ampere. इसके दो छोटे यूनिट्स भी आपके पास, उनको मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ छोटे यूनिट्स. So bigger unit is ampere. So ampere ये बड़ा यूनिट है in the honor of a scientist ampere. Then मेरे पास 1 मिली एम्पियर बोल के कि इसको 10⁻³ एम्पियर स्मॉल यूनिट्स, 1 माइक्रो एम्पियर मेरे पास है, इसको 10⁻6 एम्पियर बोल के लिखते हैं हम लोग. तो ये छोटे यूनिट्स बने. ओके, ये 1 एम्पियर से कंपेयर किया हमने. सो दीज आर द स्मॉल यूनिट्स, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. इसका आपको नाम पूरा मिल जाएगा बुक में. नाउ आई हैव टू डिफाइन द 1 एम्पियर. मुझे क्या करना है, 1 एम्पियर क्या होता है ये डिफाइन करना है. तो मैं आपको सिंपली बता दूं, इसका डेफिनेशन यहां से आप बना दो दिस. ओके, इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग, मैं आपको डेफिनेशन बना के देता हूं. आपके बुक के अंदर का डेफिनेशन चाहिए तो वो लिख दो आप, नहीं तो यहां से लिखो. इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं. 1 एम्पियर हाउ टू डिफाइन, तो इसका डेफिनेशन इस तरह बनेगा. If 1 coulomb of electric charge, if 1 coulomb of electric charge is passing through a conductor in 1 second. देखो मैं अपने तरफ से डेफिनेशन बनाऊं. इफ वांट टू राइट फ्रॉम बुक यू कैन राइट. इफ 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second, okay, if 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second, ये आपको लिखना है नहीं लिखना है. passing in 1 second लिखा तो भी चलेगा, दिस इज योर चॉइस. ये फाइनली भी लिख सकते हो. if 1 coulomb of electric charge is passing through a conductor in 1 second लिखो, नहीं तो passing in 1 second, then current flowing through it is called 1 ampere. चलो मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन बना दी यूजिंग दिस क्राइटेरिया. If 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second, then current flowing through it or through a conductor. अगर यहाँ पे आपने कंडक्टर वर्ड नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखो through it means through a conductor. यहाँ पे अगर आपने लिखा है तो it लिखो, नहीं लिखा है तो कंडक्टर वापस यहाँ पे लिखो.
इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। तो ये आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप आपके इक्वेशन को यूज करके बना सकते हो। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। So if 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second, then the current flowing through a conductor is called 1 ampere. Through a conductor, अगर मैं इनिशियली ये कंडक्टर वर्ड नहीं यूज करता हूँ यहाँ पे थ्रू अ कंडक्टर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर आएगा 8 की जगह पे, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इस तरह से डेफिनेशन बना दो। These are the smaller units of current, इनको बोलते हैं स्मॉलर यूनिट्स। ओके, ये स्मॉलर यूनिट्स है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स and the direction of electrons, applying the potential difference. After applying the potential difference across the two terminals of a conductor, then what is electric current? So these are the some topics we have discussed in this मीन्स ये यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी हम लोग लेसन को कंटिन्यू करेंगे, होम्स लॉ डिस्कस करेंगे, देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। and after discussing these topics, resistors in series, resistors in parallel, okay, ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे and then we'll complete this lesson. After completing this lesson we'll discuss about the exercise of this lesson. हम लोग इस लेसन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे and then we'll wind up the session. So we will learn about the next topic, resistance and the Ohm's law. Ohm's law resistance हम लोग को यहाँ पे अभी मतलब पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक मेरा रजिस्टिविटी एंड दी रेजिस्टेंस। ये चीज़ें हम लोग जान लेंगे, रजिस्टिविटी क्या होती है, देन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इसके बीच का डिफरेंस हम लोग जान लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, फर्स्ट होम्स लॉ, हम लोग होम्स का लॉ जान लेंगे। इफ मतलब मैं डायरेक्टली डेफिनेशन बता रहा हूँ, द होम्स लॉ गिव्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। इसके बारे में हम लोग को जानकारी देता है। सो फर्स्ट होम्स लॉ मैं आपको बता, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। तो ये होम्स लॉ है। फर्स्ट हम लोग होम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। होम्स लॉ, तो मेरा फर्स्ट है होम्स लॉ, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे उलट लिख दिया होम्स लॉ, यहाँ पे मैंने होम्स लॉ, ये था, देख लो बराबर सही। होम्स लॉ, आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, होम्स लॉ। सो इफ स्टेटमेंट, इफ द फिजिकल स्टेट of conductor remains constant, then current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V across its two ends, और between its two ends, आपको जैसे चाहिए वैसे across its two ends। तो ये इसका स्टेटमेंट या फिजिकल स्टेट में मैं आपको बताऊं, फिजिकल स्टेट ये वर्ड जो है, इट इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, देन टेम्परेचर and material means conductor is made up of which material, that all things are come in this physical state. Okay, length, cross section area of conductor or area of cross section of conductor, temperature and material, these are the physical state। इनको मैं यहाँ पे आपको जानबूझ के लिख के बता रहा हूँ what are the physical state। तो if the physical state of conductor remains constant, then the current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its two ends. So if I write this, I will write I is directly proportional to V, I is current, therefore I is equal to R into V। इस R को हम लोग बोलते ये बोलते क्या बोलते हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो R is
रेजिस्टेंस, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको ही दूसरा नाम, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सो आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी। तो ये मेरी डेफिनेशन बन जाती है। अभी जो रेजिस्टेंस है, इट इज मेजर इन होम्स। ओके, होम इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट होम, और उसका जो सिंबल है इस तरह से होम, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है होम। अभी मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर 1 होम इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अभी ये मेरी बनेगी एक इक्वेशन। ओके, 1 होम इज इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन 1 वोल्ट। अभी मुझे डेफिनेशन चाहिए 1 होम की। मुझे 1 होम क्या होता है डिफाइन करना है, ओ शुड बी कैपिटल। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 होम? तो चलो आपके बुक में जो डेफिनेशन दी उसको छोड़ देंगे हम लोग। इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस दी two ends of a conductor and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is called as 1 ohm. मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। If 1 volt of potential difference is applied across the two ends or between the two ends of a conductor, if मैं बताता हूँ, if 1 volt of potential difference is applied between two ends of conductor, between two ends of a conductor, and current flowing through it, and current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of conductor or resistance is called 1 ohm, or resistance of conductor is called 1 ohm. Okay, तो ये आएगा आपका डेफिनेशन। If 1 volt of potential difference produces 1 ampere current, then मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो। मैंने अपना लॉजिक से डेफिनेशन बना, यू कैन अप्लाई योर ओन लॉजिक। सो इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर करंट, ओके मैं इसको और शॉर्ट करूंगा। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस produces 1 ampere current or electric current, then the resistance is called 1 ohm. आपको जो डेफिनेशन चाहिए वो लिख दो। If 1 volt of potential difference produces 1 ampere current, then the resistance is called 1 ohm. तो ये आपको सही लग रहा है क्या? If 1 volt of potential difference is applied between the two ends of a conductor and current flowing through it is 1 ampere, current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is called 1 ohm. You write this or this, both are correct. आपको जो लिखनी है वो लिख दो। तो ये था मेरा एक टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, Ohm's law and the resistance. R is resistance. This is known as the constant of proportionality. इसको हम लोग constant of proportionality भी बोल सकते हैं। And it is R. It is the resistance of the conductor, and its definition is here. Okay. Either you choose this or this one as per your convenience. आपको जो सही लग रहा है वो definition choose करो. And more options are there. You can prepare your own definitions also with the correct scientific manner, with the correct scientific words. आप ये भी कर सकते हो। तो ये था मेरा टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। And now we are going to learn about the resistivity. So we are going to learn about resistance and resistivity of conductor. Resistance में बता दूं, when electron flows, okay, when potential difference is applied across the two ends of a conductor, electrons start to flow and they collides on the atoms or the ions which are present. Atoms, I think the same words are used here. Electrons cause a flow. Okay, electrons strike atoms and ions. Actually, atoms means the electrons are present in atoms actually, but
when they start to flow, they just collide on other atoms and the ions of that atoms, and there is the hindrance or there is opposed to the flow of electrons. Okay, and this opposed to the flow of electrons is called as resistance. The oppose, okay, to the flow of electrons due to the presence of ions and atoms in a conductor is called as its resistance. उसको ही उसका resistance बोलते हैं. When there is the opposed to the flow of electrons in a conductor due to the presence of ions and atoms is called as its resistance. उसको resistance बोलते हैं. हमें अभी पढ़ना है रेजिस्टिविटी. ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है. रेजिस्टिविटी को आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिस्टिविटी आपको पढ़ना है. रेजिस्टिविटी, ओके, इसका जो सिंबल है ये इस तरह से रेजिस्टिविटी का, इसको पाई बोलते हैं. ओके, सो फॉर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, नहीं तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपको दोनों से, और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, temperature, resistance means R is depends on the area or the length L and area of cross section of a conductor. एरिया को हम लोग ए यूज करते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो ए लिख दो. एंड मटेरियल ऑफ इट, मतलब जिससे वो बना है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है. एट अ गिवन टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर इज डिफरेंस ऑन द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ इट. ओके, तो ये सारी चीज यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं. आपका रेजिस्टेंस, इट इज इफ आर इज द रेजिस्टेंस, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and R is inversely proportional to the area of cross section of a conductor. So this R is directly proportional to and inversely proportional to, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड. therefore R is equal to pi L upon A. तो ये मेरा, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसको ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. इसको ही दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी. इसको ही therefore रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन A. अब इसका आपको अगर ये चाहिए, क्या चाहिए, सो रेजिस्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये बन जाएगा यहाँ पे. बट आपको अगर इसका यूनिट चाहिए तो मैं बता दूं, रेजिस्टेंस इज मेजर इन होम्स एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मेजर इन द मीटर. सो मीटर स्क्वायर का और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज द होम मीटर. ओके, होम मीटर उसका यूनिट बन जाएगा. जो आपको याद रखना है, होम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, सो विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस. So resistivity का यूनिट है होम मीटर. इट इज होम मीटर. एक्चुअली देयर इज सम डिस्टर्बेंस. होम मीटर, ये आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट है. दिस इज होम एंड दिस इज मीटर. And now what is the resistivity is a specific property. Okay, it is a specific property of material and it different for the different materials. आपकी resistivity अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहती है. Few examples are given in your book. I have given copper 1.7 10 - 4 home meter. Then the nichrome is given, it is one of the alloy, 1.1 × 10 - 6 ohm meter, and diamond is given 1.62 × 10 - 13. okay, to 16 ohm meter. तो डायमंड की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है, कॉपर की कम है, उसके बाद निक्रोम आता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए, आप देख लो एक बार. सो रेजिस्टिविटी की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ से बनानी पड़ेगी आपको. ओके, रेजिस्टिविटी is the ratio of a unit area upon a unit length of a conductor. Okay, ये आएगी उसकी definition. So in this way you have to just understand or learn this concept, resistivity. What is the resistivity? What is the resistivity and how can you define this? So ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है. नहीं आती तो समझ के लेनी है, and then you have to go towards the next topic.
तो इस तरह आपको इसका स्टडी करना है रजिस्टिविटी का. And this is one of the topic we have discussed right now, and right now means after this we are going to discuss about the electric circuit and the remaining topic of this lesson. So we are going to learn next point electric circuit, but before that resistivity की मैंने आपको definition नहीं बताई, तो मैं बता देता हूँ उसकी definition आप किस तरह से कर सकते हो. आपने लिखा resistivity is equal to R into A upon L. So resistivity is the resistance of a unit area of means resistance of unit area of a conductor per unit length. आप इस तरह उसकी डेफिनेशन बना दो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. मुझे अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट. तो मैं बता दूं द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिक वायर्स एंड द रेजिस्टेंस through which current is flowing is known as electric circuit. The continuous path of electrical wires and the resistances through which current is flowing is known as electrical circuit और electric circuit. electrical और electrical यहाँ पे तो electrical ही दिया तो मैं electrical भी कर देता हूँ electric circuit. Okay, the continuous path of electric wires, ये सब wires and the resistance through which current is flowing is called as electric circuit. आपको definition बनानी. इसके बाद में मुझे और एक टॉपिक दिया है कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स, देन देयर पिक्चर्स, देन देयर सिंबल्स एंड देयर यूजेस. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द कंपोनेंट्स, देयर नेम्स एंड देयर सिंबल्स एंड देयर यूजेस. में पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे. तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम लोग. यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है आपको मैं दिखा दूं. विच कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर देयर यूजिंग दिस डायग्राम. कंपोनेंट, देन सिंबल एंड देन यूज. ओके, यूजेस. तो चलो बात करते हैं. फर्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिक सेल. इस कंपोनेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल. तो इसका जो मेरा फर्स्ट था, इसका जो सिंबल है इस तरह से. सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. क्या आएगा इसका यूज? टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, P and D, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. सेकेंड मेरे पास आएगा बैटरी. इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स. 2-3 ज्यादा सेल्स लगा दो, आपकी बैटरी बन जाएगी. थोड़ी मतलब इस तरह से आप डायग्राम निकालो. तो प्लस माइनस, इसमें मैंने 2-3 सेल लगाए इलेक्ट्रिक सेल, तो बैटरी बनती है. टू अप्लाई मोर पोटेंशियल डिफरेंस. क्या अप्लाई करेगा? मोर पोटेंशियल डिफरेंस. ये इसका यूज हो गया. उसके बाद में मेरे पास है प्लग की. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक एक सिंबल आपको. प्लग की. ओके, प्लग की. तो इसको बोलते हैं प्लग की. तो ये इसका सिंबल है. ये ओपन प्लग की है. ये ओपन इस तरह रहेगी तो ओपन, ये ओपन. ओके, सो करंट इज नॉट फ्लोइंग. ओके, तो करंट इज नॉट फ्लोइंग. मेरे पास प्लग की है, ओपन है, एक ओपन है आपकी, और एक क्लोज आएगी. कौन सी आएगी? एक क्लोज. ये ऐसी रहेगी तो क्लोज. करंट इज नॉट फ्लोइंग, इज नॉट फ्लोइंग. ओके, ये अगर मैं लिखता हूं तो करंट इज फ्लोइंग. ओपन के बाद क्लोज, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. ओके, ये मुझे इंडिकेट करती है. ओके, ये क्लोज है, दिस इज क्लोज. तो ये मेरे पास 2 तरह की प्लग की होती है. उसके बाद में मैं एमीटर वोल्टमीटर लास्ट में लेता हूं, तो मेरे पास बाद में आता है रजिस्टर. रजिस्टेंस मैं इस तरह से निकालता हूं. फोर्थ मेरे पास है रजिस्टेंस. ओके, रजिस्टेंस का जो सिंबल है मेरे पास, इसको मैं इस तरह से निकालता हूँ. एक्चुअली आपके बुक के अंदर अलग दिया है थोड़ा. सो दिस इज रेजिस्टेंस. इसको आर से डोनेट करते हैं रेजिस्टेंस. ओके, टू मेंटेन द करंट फ्लो, टू मेंटेन और टू कंट्रोल करंट फ्लो इन सर्किट, इन अ सर्किट. ओके, टू कंट्रोल करंट फ्लो इन अ सर्किट. अभी यहाँ पे मेरे पास और एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है मेरे पास, इसका मैं डायग्राम इस तरह, इसको क्रॉस लाइन मार दो. इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द यूज ऑफ? टू चेंज द करंट फ्लो. टू चेंज द करंट फ्लो मतलब चेंज करता है, करंट ज्यादा कम करता है करंट फ्लो. ओके, टू चेंज द करंट फ्लो. तो ये कुछ हो गए कंपोनेंट्स. अभी और कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. जो बचे मैं आपको बताता हूँ. डायग्राम मैंने नहीं निकाला, खाली यहाँ पे मतलब सिंबल्स निकाले. डायग्राम और उसका पिक्चर आप देख लो. मेरे पास और एक एमीटर. एक मेरा बच गया बल्ब. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो मैंने नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक बल्ब.
ओके, तो ये मेरा 6th मैं लिखता हूँ। उसका सिंबल जो आपका इस तरह से कुछ, ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये ऐसा निकालो और ऐसा निकालो, यू जस्ट मीन्स आप डायरेक्टली बल्ब निकालो इस तरह से और उसके अंदर वायर निकालो। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब टू चेक द करंट, टू चेक द करंट, टू चेक द करंट मतलब करंट पास हो रही है क्या नहीं आपको देखना है। उसके बाद मेरे पास एमीटर है जिसका सिंबल ए रहता है, ए दो साइड में प्लस माइनस, सो टू मेजर द करंट, एमीटर में एम्पियर में करंट, टू मेजर करंट, ओके द करंट, इसमें करंट मेजर होती है। और उसके बाद में मेरे पास है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो मैंने यहाँ पे दिखाया है V, सो इट इज प्लस एंड माइनस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारे आपके पास सिंबल्स कंपोनेंट्स है। उसके बाद में उनके सिंबल्स मैंने निकाले, उनके यूजेस मैंने आपको बता दिए। तो ये सारे के सारे यूजेस और सिंबल्स आपको यहाँ पे दिए। ओके, लाइट बल्ब दिया है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके, और एक बचा है जो मैंने नहीं दिया, देन कनेक्टिंग वायर्स, और दो बचे जो बीच में मेरे पास कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स जिसका सिंबल से अब ऐसे स्ट्रेट लाइन निकालो, कनेक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट दी डिफरेंट वायर्स, टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, टू डिफरेंट वायर्स। और मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको 9 दे दिया, 10 क्रॉसिंग वायर्स, और एक मेरे पास है क्रॉसिंग वायर्स, ओके। सो दीज आर द सिंबल्स, क्रॉसिंग वायर्स, आई थिंक इज कनेक्टिंग वायर्स, क्रॉसिंग वायर्स, तो आपको इसको इस तरह से निकालना है, ओके, इसके बीच में से एक ऐसी लाइन मार दो, क्रॉसिंग वायर्स, सो टू क्रॉस द वायर विदाउट टचिंग ईच अदर, ओके। तो ये कुछ सिंबल्स है, मतलब गिन के 10 सिंबल्स है। वो एक ओपन स्विच रहता है, क्लोज स्विच रहता है, दिस आर करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, एंड टू चेक द करंट इलेक्ट्रिक बल्ब इज एमीटर, वोल्टमीटर measures the potential difference, ammeter measures the current in amperes. These are the connecting wire to connect different gadgets in the circuit. Variable resistance change the current in the circuit, okay, ups and downs. Then the resistance to maintain or control the current, plug key just switch off, switch on the current. Then the electric cell apply potential difference, battery apply more potential difference. So these are the symbols, these are the components, then their symbols and their uses. तो आपको ये सब करना है, आपको समझ में आ जाएगा, बुक के अंदर बहुत अच्छी तरह से दिया है। जस्ट यू ड्रॉ दी डायग्राम्स, write the name of components, then draw the write the means draw the symbols and write the uses. Don't draw the pictures draw मत करो, जरूरत नहीं है, because pictures will not be there asked in exam to draw, okay। एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि पिक्चर्स निकाल, ये कुछ नहीं आएगा। तो ये था मेरा एक टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक सर्किट। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो आपके बुक में डायग्राम दी, प्लग की नहीं दिखाई, मैंने दिखाई दी है यहाँ पे। So it is a continuous flow of the electrical wires and the resistance through which the current is flowing is known as electric circuit. ये मैंने अलग तरीके से आपको बताया, the continuous flow of electrical wires and the resistance through which current is flowing is called as electric circuit. अगर आपको बुक में जो डेफिनेशन दी वो लिखनी है तो वो लिख दो। And these are the components, then symbols and the uses, everything is given in your book, but still I have just written all that things here. Just go through all these symbols and just learn their uses. आप समझ के ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स है, ओके। नाउ द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड द फाइनल, ओके, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। एंड देयर आर टू टाइप्स, वन इज द रजिस्टर्स इन series, resistors in parallel, and then finally what are the home appliances and what is the use of fuse wire. All these things we'll discuss, and then we'll complete this lesson or expansion of this lesson, and then we'll solve the given exercise of this lesson. So we'll discuss about resistors in series and resistors in parallel. But before that we have to discuss about the conductors and insulators. मैं बता दूं आपको, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, उनको कंडक्टर्स बोला जाता है। कॉपर वायर है आपकी, एल्यूमिनियम वायर है आपकी, आयन जैसे मेटल्स के जो भी वायर्स है, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। जी, दो substances which have high resistance are called as insulator.
रबर मेरे पास है, जैसे कि वुड मेरे पास है, जो भी रहेंगे, सो दीज आर द इंसुलेटर्स। सो यू हैव टू, मार्बल है मेरे पास, इनको समझ के लेना है आपको डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। those are the conductors which have low resistance and those are the insulators which have high resistance। ये डिफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। एग्जाम्पल आपने आपको मिल जाएंगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। Before starting this, this is one of the diagram. Let us consider that there are three resistors are joined in series। सीरीज का मतलब मैं समझाता हूँ कि एक लाइन में ज्वाइन कर दिए। और एक चीज, आपका जो एमीटर रहता है, इट इज ऑलवेज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही लाइन में रहता है। और वोल्टमीटर जो रहता है, इट इज ऑलवेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। ये चीज आपको मैंने बताई नहीं थी, लेकिन अभी बता के रखा हूँ। So this is key for plug key. Okay, switch on, switch off, power supply on, power supply off. This is the electric cell to supply the potential difference across the two ends of the conductor. This is ammeter to measure the current, and this is voltmeter to measure the potential difference across two ends of the. So let's C and D are these two ends, and across these two ends, these three resistors are arranged in series. V is arranged in the parallel with the resistors, means voltmeter. A is arranged in the series of the resistors. Key is the plug key and E is the electric cell। तो आपको resistors in series लिखना है। यहाँ पे let हम लोग को लिखना पड़ेगा, let R1, R2 and R3 be three resistors। आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल, रेजिस्टर्स अरेंज बिटवीन पॉइंट्स C एंड D इन सीरीज। ये मैं खुद की कल्पना, मतलब खुद के लैंग्वेज में लिखा हूं, आप अलग लिखो। लेट R be the effective resistance, effective RS लेते हैं, RS be the effective resistance, इसको effective resistance बोलते हैं हम लोग। and V1, V2, V3 be the potential difference, across three resistors, चलो ये potential difference across three resistors। Therefore I will get V is equal to V1 plus V2 plus V3। यहाँ पे तो लिखो V is effective potential difference, नहीं तो final potential difference, ये भी लिख सकते हो। but V is equal to, so V1 is equal to I R1। आपको बता दूं कि रेजिस्टर्स इन सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर्स। सो I R1, V2 I R2 एंड V3 I R3। ओके, ये आपको मिल जाएगा। और मुझे V मिलेगा, V इज इक्वल टू IR, इस तरह से मिलेगा। therefore when I going to just write this, okay, therefore मान लो this is equation 1, so from equation 1, so I will write I R is equal to I R1 plus I R2 plus I R3। okay, so I will get I out of the bracket IR, यहाँ पे I बाजू में निकालो, R1 plus R2 plus R3, तो ये I और ये I सेम कैंसिल हो जाएगा। therefore I, ये RS है, सॉरी, so it is RS। okay, so मुझे ये मिलेगा, ये मान लो VS, okay, VSI, okay, no problem। so RS is equal to, मुझे मिलेगा R1 plus R2 plus R3। तो इनका whenever the resistors are in series, the effective resistance is equal to the sum of all resistance across the two ends of a circuit। okay, तो ये आएगा for n number of resistors, RS is equal to R1 plus R2
प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। सो अगर मैं n नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा। आपको इस तरह से लिख देना है, ये दिस इज द डेरिवेशन फॉर द रजिस्टर्स इन सीरीज, ये मेरा डेरिवेशन आएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, व्हाट इज मोस्ट एम्प मीन्स इन द केस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। मैं बता दूं आपका जो भी जो रहता है, क्योंकि इट चेंजेस अक्रॉस ईच रजिस्टर, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू दी ऑल थ्री रजिस्टर्स विल बी सेम। करंट जो आपका है सेम रहेगा फॉर द रजिस्टर्स इन सीरीज। तो मेरा करंट आप देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बदल रहा है, करंट रिमेन सेम। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल थ्री रजिस्टर्स रिमेन सेम, ये मेरा फर्स्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। The final potential difference or the effective potential difference is equal to the sum of all the potential difference across the two ends of a conductor। उसके बाद में आपका क्या आएगा, the sum of effective resistance is equal, means the effective resistance is equal to the sum of all resistors across the two ends of a conductor। तो ये आएगा। तो ये कुछ खास पॉइंट्स है आपको जो एक्सप्लेनेशन में दे दिए, आपको बुक के अंदर दे दिए, आपको लिखने, आपको समझ के लेंगे। सो दिस पॉइंट्स विल रिमेन सेम, द पॉइंट्स which are here in this case will remain same। so you have to write the expression like this, either you write like this or you can use your own sentences। आप खुद के भी sentences use करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। so it's depends on you how to write, आपको किस तरह लिखना है आप लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं। so this topic I have here completed, and one thing again I am going to repeat, the A is ammeter, it is always connected in series with the resistors, and the voltmeter is always connected in the parallel of the resistors। and the diagram of this three series resistor in series will be like this। and now we are going to learn about the resistors in parallel combination। तो parallel combination के बारे में जान लेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने वापस आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ। The current flowing through all the resistors in series remains constant। The potential difference across all three resistors will be different। The total potential difference will be the equal to the sum of all potential difference across all resistors। The current remains constant। उसके बाद में आपका the effective resistance और effective resistor or resistance is equal to the resistance across all the resistors। effective resistance is equal to the resistance across the all resistors। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे जो आपको दिए बुक के अंदर आपको लिखने हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, रजिस्टर्स इन सीरीज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो वी विल लर्न अबाउट रजिस्टर्स इन पैरेलल। मैं बता दूं रजिस्टर्स इन सीरीज जो रहते हैं आपका रजिस्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉम्बिनेशन में। एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल जो आपका रजिस्टेंस घटाने के लिए। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे आपके रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1, R2, 3 these resistors A, these are the ammeter, 3 ammeters are attached to 3 resistors, and only 1 voltmeter is there on the head of these all 3 resistors। तीनों के ऊपर एक ही वोल्टमीटर है। इसका मतलब V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है सेम रहने वाला है इस केस में। आपका जो करंट इट इज डिफरेंट इन ऑल 3 रजिस्टर्स। अभी ये मेरे पास E है जो मेरी बैटरी एंड K इज मेरा प्लग की, वो चालू किया मैंने, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया। सो लेट मुझे करना है, लेट I1, I2 and I3, I1, I2, I3 be the currents flowing across resistors R1, R2 and R3 respectively। So I have to do this। Next thing, therefore the resultant resistance
BRP and the फाइनल करंट जो मेरा ये यहाँ पे मैंने एक एमीटर नहीं दिखा है, सॉरी, यहाँ पे एक एमीटर आएगा आपका, सो इट इज प्लस एंड इट इज माइनस। सो ये फाइनल करंट दिखाएगा, द फाइनल करंट I इज गिवन बाय, तो मेरे पास I आएगा, सो यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी मेरे पास जो इक्वेशन था, मान लो इसको नंबर 1 बोलते हैं हम लोग। मेरे पास एक इक्वेशन था, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये मेरा इक्वेशन। देयरफॉर I इज इक्वल टू मेरे पास आएगा V अपॉन R, ओके। देयरफॉर I V अपॉन में या R पे लेता हूँ फर्स्ट, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। ये मुझे मिल जाएगा। मैं वापस बताता हूँ, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस के लिए 3 एमीटर्स जोड़ दिए। इसका मतलब द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही मीटर लगा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 मैं लिखूंगा V अपॉन RP इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं जिसको। अभी ये सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चलो यहाँ पे हम लोग V को अलग कर दे, V अपॉन RP, यहाँ पे V अलग कर दो तीनों में से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर मेरा फाइनल जो आएगा रेजिस्टेंस, देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मैं लिखूंगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN फॉर n number of resistance। So the reciprocal of the resultant resistance or the reciprocal of the effective resistance in parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of all resistors across the two ends of a conductor। Okay, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। So this is I got here। अभी इसके ऊपर से मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। The current flowing across the 3 resistors in a parallel combination is different. The potential difference across the 3 resistors in the parallel combination is same. The resultant current or the final current is equal to the sum of current flowing across each resistor in the parallel combination, and the resultant resistance or the effective resistance in a parallel combination or the reciprocal of the effective resistance in parallel combination is equal to the sum of reciprocals of all resistors। And this type of arrangement is done, or this type of arrangement is carried to reduce the resistance in the circuit। reduce करने के लिए, resistance reduce करने के लिए किए जाती है। So this is second category। you can write the expression like this and you can derive the equation like this। So this is one of the topic which we have completed right now, the resistors in series। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। कुछ IMP टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स हैं जिनको मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, एंड देन आई विल कंप्लीट दिस सेशन, और आई विल कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन एंड देन विल सॉल्व द प्रैक्टिस और द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। So we'll discuss the remaining points. One is the domestic electrical connections, second is the fuse wire, and what precautions should we take, okay, during use of electric current or electricity, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बताऊँ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देयर आर 3 वायर्स। वन इज लाइव वायर और लीव वायर बोलते हैं हम उसको, एंड सेकेंड वन इज द न्यूट्रल वायर, एंड थर्ड वन इज द अर्थिंग, जो हम लोग ब्यूरेट करते हैं, मेटल प्लेट को टाई करके उसको ब्यूरेट करते हैं अंडरग्राउंड, उसको ब्यूरेट करते हैं। अब इनके रेड और ब्राउन कलर लाइव वायर, न्यूट्रल वायर ब्लैक और ब्लू कलर, अर्थ वायर येलो और ग्रीन कलर रहते हैं। एंड दिस 3 वायर्स आर डिफरेंट यूजेस। ओके, न्यूट्रल वायर का काम है करंट रिटर्न
कर देना. ओके, and the live wire is the main wire which supply the current, okay, in different appliances. and most of the appliances which we use at home, जो हम लोग appliances रहते हैं जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, that most of the appliances are connected in parallel combination, in parallel series, and in parallel combination, and the voltage across all the appliances mainly means the voltage across all the appliances ऑलमोस्ट इक्वल. ओके, इक्वल रहता है. तो ये सारी चीज़ें आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में पढ़ने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास फ्यूज वायर. फ्यूज वायर इज मेड ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच विल मेल्ट इफ द और supply of electric current is there. Okay, extra load will be there, then it automatically melts and then disconnect the supply of electric current to the different type of appliances, and it's save, okay, from the short circuiting. okay, short circuiting एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, उससे वो बचाती है. सो द फ्यूज वायर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. and the melting point of fuse wire is very less. okay, whenever there is extra load or there is extra electrical supply and there is the chances of short circuiting, at that time the fuse wire melts itself and save other appliances from the short circuiting, okay, or from the big loss. तो ये हो जाता है. आपको what should be the care you should take, okay, what should you do during the use of electric current or electricity. तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते टाइम क्या करना है. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑलवेज वियर द इंसुलेटेड मीन्स जो बोलते हैं हम लोग रबर के जूते पहनो, हाथ में ग्लोव्स डालो. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए. what are the possible measures you have to use that measures to protect yourself from the shock से आपको बचाने के लिए और आपको आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके बुक में दी. प्लीज़ यू रीड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये दिस लेसन इज कम्प्लीटेड. आपको मैं बता दूँ ये लेसन मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश की. फिर भी आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, कोई भी आपको क्वेरीज रहेंगे अबाउट एनी टॉपिक, प्लीज़ डू कमेंट्स. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. and after this we are going to solve the exercise of this lesson. but exercise questions are mostly practical, so whatever the questions which I will possible to answer, I will going to solve here. I will going to tell you the solution for that questions, and if the numericals are there, I will give the solution for the numericals, and then we will complete this session. So we will solve the exercise of this lesson from the question number 1. उसकी डायग्राम मैंने यार ड्रॉ नहीं की. you have to draw the diagram, but I will just going to tell you the answers. okay, the diagram is related to the home appliances. okay, connection of home appliances. okay, home appliances के connection की डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ नहीं की, आपको समझ कर. by which method are the appliances connected? parallel. इसको parallel combination भी हम लोग बोल सकते. parallel. okay, I think it is parallel. okay, so parallel connections इसको बोलेंगे parallel connections और parallel combinations ये बोल सकते हैं हम लोग. so by which method are the appliances connected? what must be the potential difference? same रहेगा potential difference across all the appliances. will the current passing through each appliances be same? justify. no, current passing through each appliances will be डिफरेंट रहेगी. क्यों रहेगी इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ. आपको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R आपको यूज़ करना है. ओके, सो द V अपॉन R पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस यूज बाई ईच अप्लायंसेस विल बी डिफरेंस. ओके, तो ये रीज़न आएगा यहाँ पे. वाई द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दिस वे? बिकॉज द रीज़न मैं बता रहा हूँ. बिकॉज if any appliances will be out of work, then remaining appliances will work smoothly. okay, if any appliances will be out of work, the remaining appliances will work very smoothly. If TV stop working, will other appliances? No, other appliances will not stop working. okay, because TV and the other appliances are connected in the parallel combination, so they are independent on each other for the current supply. तो एक stop हो गया तो दूसरा नहीं stop होगा, ये आपको यहाँ पे लिख देना. So this is the question number 1, very easy. You have to just
ट्राई दिस टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। मेरे पास सेकेंड डायग्राम, इसमें मुझे बताया कि आपको जो सिम्बॉल्स दिए वो इंसर्ट कर दो। मैं आपको सिम्बॉल्स बताता हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका नाम भी लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल के इसका नाम लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आएगा बैटरी आपका, इसका सिम्बॉल मैं ये लिखता हूँ। इसके बाद में ये प्लग की आपका, ओके, इसका मैं के लिख देता हूँ, प्लग की को के दिखाते हैं। यहाँ पे आपका एमीटर आएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव, आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव, यस, दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव। तो बैटरी, वन सेकेंड, आई हैव डाउट अबाउट दिस, वन सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक डायग्राम इट इज़ करेक्ट, सो देयर इज़ नो इशू। तो चलो, यहाँ पे होल्ड मीटर रहता है आपका, ये आएगा पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ से ऐसी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होती है, आपको बता दो। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्स आएगा, रजिस्टर जो रहता है वो यहाँ पे आएगा। अभी आपको बोला ये रजिस्टर्स, एक तो वेरिएबल रजिस्टर रहेगा, तो इसके ऊपर एक ऐसा एरो निकाल दो। तो ऐसे एक एरो निकाल देंगे तो ये वेरिएबल रजिस्टर बन जाएगा। तो ये आइदर रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन। तो इतने मुझे लगता है इतने सिम्बॉल्स दिए आपकी बुक के अंदर, ओके। सो दीज आर द सिम्बॉल्स एंड यू हैव टू यूज दिस सिम्बॉल्स, ओके। ये आपको यहाँ पे यूज़ करने, एक तो रजिस्टर नहीं तो वेरिएबल रजिस्टर, सो ये आपका सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की डायग्राम आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो एमीटर है सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है और वोल्टमीटर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपका ये बनेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। सो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है सब एप्लीकेशन बेस्ड है, इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यू ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, सो यू विल गेट द गुड नॉलेज ऑफ दिस लेसन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। So we will solve the third question. In this question, Umesh has two bulbs having resistances of 15 ohm and the 30 ohm. He wants to connect them in a circuit, but if he connects them one at a time, the filaments get burned. Answer the following. Which method should he use to connect the bulb? यहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस की मेथड यहाँ पे यूज़ करो आप। यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वे कनेक्टिंग द बल्ब्स डिपेंडिंग ऑन द आंसर ऑफ ए अबाव। सो यहाँ पे मैं बता दूँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज रिमेन्स सेम, करंट will be different for both bulbs। यहाँ पे आपको जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टर्स है वो लिखने हैं। रिजल्टेंट करंट विल बी द सम ऑफ, रिजल्टेंट करंट विल बी द सम ऑफ individual bulb current, individual bulbs current। resultant current will be the sum of, or okay चलेगा for then the resultant or the effective resistance, effective resistance will be the sum of reciprocals of two resistance। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप इसको और करेक्ट करके लिखो, नहीं तो आप सेम फॉरवर्ड करोगे। मैं जस्ट, एंड द फिफ्थ विल बी दिस मेथड इज यूज्ड टू reduce resistance across the two bulbs।
तो ये मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक आती है वही आपको यहाँ पे लिखनी है। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबव सर्किट, तो मेरा 1/R रहेगा इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मेरा R1 यहाँ पे 15 है और R2 मेरे पास यहाँ पे 30 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो रहेगा मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है गिवन में आप लिखोगे R1 इज इक्वल टू 15 ओम, R2 इज इक्वल टू 30 ओम। आपको देयरफॉर ये RP निकालना है 1/RP, सो 1/15 प्लस 1/30। चलो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तो ये यहाँ से जाएगा 45 बनेगा, मैं आपको बता दूँ। एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस, ओके 3 5 ओके 5 आएगा यहाँ पे, और ये 15 ये 45 0 आ जाएगा। ओके तो 1/RP आएगा ये। तो ऑब्वियसली मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ मुझे 1/RP मिलता है यहाँ पे 1/10। सो देयरफॉर RP इज इक्वल टू 10 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका जो रहेगा 10 ओम रहेगा। सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया। किस तरह करना है आपको बताया है मैंने। आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखना है। सो दिस विल बी वेरी फंटास्टिक फॉर यू। राइटिंग शुड बी वेरी करेक्ट एंड दिस राइटिंग शुड बी साइंटिफिक लिखो। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने नहीं लिखा। वन ऑफ द टेबल इज गिवन, वन इज वोल्ट, वन इज एम्पीयर। ओके करंट एंड द वोल्टेज इज गिवन एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। मैं बता दूं अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ इसको, तो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली, ओके सोल्यूशन में इसका लिख दूं। सो एवरेज रेजिस्टेंस R एवरेज आपको निकालना है। तो मैं बता दूं V इज इक्वल टू IR आता है। क्या आता है? V इज इक्वल टू IR। सो मैं R निकालना चाहूँ तो V/I आएगा। क्या आएगा? V/। सो V1 प्लस V2 प्लस V3, दीज आर 3 वोल्ट्स, एंड I1 प्लस I2 प्लस I3 मीन्स V/IR। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ, तीनों को ऐड करना है मुझे। V कहाँ पे दिख रहा है? 4 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे 9 प्लस 11.25 प्लस 13.5, तो ये 50 लिख देता हूँ मैं। तो चलो इसको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 15, और इनको अगर मैं ये 20 हो जाता है, ये 33 मीन्स 33.75। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 0.44 ओम अप्रॉक्सीमेटली आता है। क्या आता है? अप्रॉक्सीमेटली ये आता है। ये एवरेज में निकाला। अगर ये आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है सो ये इंडिविजुअली भी आपको सेम आ जाएगा। सेम मतलब ये इंडिविजुअली भी सेम। मुझे एवरेज रेजिस्टेंस बोला था, मैंने डायरेक्टली निकाला। आप डायरेक्टली मत निकालो, फर्स्ट आप R1 निकालो, देन R2 निकालो, R3 निकालो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे R1 R2 कैसे आएगा। वो R1 निकालते हो तो आपका आएगा यहाँ पे V1/I1। सो V1 4/9, इसको करोगे 0.45 ओम आएगा। सेम यहाँ पे R2 आएगा आपका, यहाँ पे V2/I2 आएगा आपका। ये आएगा मेरे ख्याल से 5/11.25, तो ये भी 0.44 ओम अप्रॉक्सीमेटली आता है। और वैसे ही आपका आएगा थर्ड R3 आएगा V3/I3। ये फॉर्मूला है ओम्स का, ओम्स लॉ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये आएगा 6/13.5, तो यहाँ पर 0.45 ओम आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो एवरेज भी इतना आएगा। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बिकॉज यहाँ पे आपका विच लॉ? ओके I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इट इज़ ओम्स लॉ। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। एक्सप्लेन द लॉ दिया है। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, the current flowing I through it is directly proportional to the potential difference across its two ends। तो ये आपको यहाँ पे लॉ लिखना है। होम्स लॉ का स्टेटमेंट्स लिख दो। लॉ ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट। सो दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन रहेगा। इंडिविजुअल लिखो, बाद में V R एवरेज करो, R1 प्लस R2 R3 करो, और यही आपको मिलेगा। एंड दिस विल शो दैट द resistance across each
ईच मतलब कनेक्शन इज सेम, दैट्स वाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो होम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वीकली अटैच रहते हैं, इसकी मैं मैच द पेस लगा देता हूँ। करंट जो रहती है आपकी ओके मैं रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलता हूँ, इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये रहता है। आपके पास दो बचे करंट एंड रजिस्टिविटी। ओके रजिस्टिविटी जो आपकी है ये आएगी, ओके एरिया एंड लेंथ, एंड करंट आपकी आ जाएगी। तो ये आपके मैच द पेयर से कैसे आते हैं आपको चेकआउट करना है एक बार, तो आपके दिमाग में रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एक्स इज आर। ओके रेजिस्टेंस आपको दिया है, रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे दिया है R, एंड द लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मुझे नहीं जरूरी फॉर मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ X। ओके इट इज़ नॉट नेसेसरी बट आई एम राइटिंग स्टिल ओके X। और आपको बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो A इज इक्वल टू, मुझे A दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, रजिस्टिविटी निकालना है मुझे। अगर मुझे रजिस्टिविटी निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, R इंटू ए अपॉन एल, बिकॉज ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसमें जो भी चेंजेस आ जाएंगे मैं कर दूंगा। R के जगह पे R दिया है, A के जगह पे A दिया है, एंड लेंथ दिया है X, तो मुझे A मिलेगा। दिस इज़ द फॉर्मूला। सो व्हाट इज़ इट्स रजिस्टिविटी, दिस इज़ द रजिस्टिविटी, इसको बोलेंगे रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। एंड यूनिट जो रहेगा, यूनिट इट इज़ ऑलवेज होम मीटर। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहता है, होम मीटर। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके कंपेयर दिस विथ, दिस इज द रजिस्टिविटी फॉर्मूला, रजिस्टिविटी फॉर्मूला, ये लिखना आपको यहाँ पे। सो यूज दिस फॉर्मूला। तो आपको ये मिलेगा सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपके खुद के नॉलेज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मीन्स यू हैव टू यूज योर ओन सेल्फ नॉलेज टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 वी हैव सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम्स। ये दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए। आपको भी खुद का नॉलेज यूज करके इनको समझ के लेना है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। So we'll solve the question number, I have not written the question number, actually it is I think question number 7. okay question number 7 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे कुछ रजिस्टर्स दिए जिनको मैंने यहाँ पे अरेंज किया। मुझे स्विचेस दिए S1 S2, और मुझे यहाँ पे करंट लिखना है। बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज। अगर मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ, ये दोनों, तो मेरा करंट क्या आएगा, ये मुझे लिखना है I1 I2 I3। ओके तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर मैं दोनों को ये करता हूँ तो मुझे RP मिलेगा, 1/RP मिलेगा। यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 मिलेगा। सो आई विल गेट 1/RP इज इक्वल टू, आई विल गेट दिस R1 R2 अपॉन R1, नो दिस इज प्लस, दिस विल बी प्लस R1 प्लस R2, और ये R1 इंटू R2 आएगा। तो ये RP, देयरफॉर मैं इसको निकालता हूँ, देख लो आप बराबर। RP इज इक्वल टू मेरा ये ऊपर जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बनेगा मेरा। सो दिस इज फर्स्ट। ये मुझे यहाँ पे मिलता है रेजिस्टेंस। ओके व्हेन आई कनेक्ट दिस, बट इन दिस केस हाउ आई गॉट दिस, मुझे पता है यहाँ पे मुझे ये किस तरह से मिले थे। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे करंट जो है आपकी बदलती है। तो करंट का जो मेरा फॉर्मूला है यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ I3, ओके तो ये वापस ये RP, अगर मैं देखूँ ये दोनों को मैंने स्विच किया तो ये इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे R3 मैंने नाम नहीं लिखा, R3 के साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं यहाँ पे R3 लिख दूँ तो RS मेरा मिल जाएगा। RS इज इक्वल टू दिस RP R3 प्लस दिस RP, तो ये मेरा बनेगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से बन जाएगा ये मेरा। तो ये मेरा बन जाएगा इस तरह से, मुझे इससे I3 मिल जाएगा। मुझे अभी यहाँ पे अगर इंडिविजुअल मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैं I इज इक्वल टू, मुझे पता है V अपॉन R1 आता है, V अपॉन R। ओके तो ये R1 आएगा, ये इस तरह से लिख दूँ मैं। तो ये R मेरे पास RP यहाँ पे
ओके, तो 1/RP, तो यहाँ पे मेरा ये जो है मेरा ये IP आ जाएगा, ये IP मेरा वो टोटल, तो यहाँ पे मेरा बनेगा 1/RP। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये मेरी कंपैरिजन इससे बन जाएगी। ओके, सो इफ आई कंपेयर द करंट, मुझे करंट निकालना है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क इज देयर, डिस्कस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द फॉलोइंग केसेस। मुझे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। तो आपको अलग से आंसर मिल सकता है, लेकिन मेरा ये आंसर सही है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आई हैव टू कंपेयर आई एस। मेरा आई एस जो था मेरा यहाँ पे मुझे पता है V इंटू आर आता है। ओके, तो ये I3 प्लस 1/IP मैंने लिख दिया इसको इसके जगह पे। ओके, IS मेरा जो R3 जो मेरा यहाँ पे R मुझे पता है, अभी मैंने इनको लिखा है, देख लो, इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ। सो R3 जो मेरा आएगा यहाँ पे V इंटू आई आता है, क्या आता है V इंटू आई, तो ये V आएगा, तो V3 इंटू ये आएगा I3, ऐसा आएगा मतलब ये। तो मैं इसको V मतलब बाजू में लिखना चाहता हूँ। सो इफ़ आई राइट द कनेक्शन इफ़ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इनके जगह पे R3 के जगह पे मैं अगर रखता हूँ R3, देन आई विल गेट V3 इंटू I3। सो V3 मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा V3, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद RP के जगह पे लिखता हूँ RP। ओके, तो RP मेरा जो है यहाँ पे मैंने लिखा है RP। ओके, RP, तो यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज करता हूँ RP को, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे V है और ये V मुझे कुछ भी दिया नहीं, मतलब इसको V को यहाँ पे भी V लिखता हूँ। तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आता है। तो ये V/IP आएगा, क्या आएगा V/IP। तो यहाँ पे मेरा V आ जाएगा और यहाँ पे भी मेरा V आएगा। तो मैं इसको अगर ये कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे IS इज इक्वल टू V इन द ब्रैकेट I3 प्लस 1/IP मिल जाएगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन आएगा फॉर दी ऑल करंट। ओके, मैं ये फॉर ऑल करंट की बात कर रहा हूँ आपकी, तो आपको ये चेक आउट करना है, चेक आउट कर दो आप। तो ये V आएगा, इसको आपको रीअरेंज करके लिखना है, ये फाइनल आएगा मेरा, दिस विल बी द फाइनल। मुझे इंडिविजुअल लिखना है तो इंडिविजुअल भी मैं निकाल सकता हूँ, बट आई हैव जस्ट रिटर्न दिस फॉर द होल कॉम्बिनेशन। तो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है आपको कैसे लिखना है। बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा दिमाग चलो आपको आ जाएगा। ओके, S1 एंड S2 आर ओपन, मेरे पास S1 है और S2, इन दोनों को मैंने ओपन लिखा, तो ये तीनों ही मेरे पास बचेंगे एंड दिस 3 विल बी कम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो RS इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R3 प्लस R4। ओके, तो मेरे पास R के लिए यहाँ पे बनता है VI इंटू V। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, R इज इक्वल टू आई इंटू, नो सॉरी, मेरे पास क्या है V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो ये मेरा फॉर्मूला V अपॉन I। तो चलो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये आएगा V अपॉन I, V अपॉन, नो, सो ये करंट के लिए ना इस V की ज़रूरत नहीं था कि ये RS का भी चला जाएगा। सो नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे कर दिया था, लेकिन मैं फिर वापस आ गया नीचे, तो चलो पता चला। तो ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए, V है वहाँ पे लेकिन V कैंसिल हो जाएगा। सो ये मेरा RV, तो नो नीड टू राइट V। ओके, V मत लिखो आप, कोई ज़रूरत नहीं, 1/, ये लिखो, ये करंट का आपका रिलेशन इसके लिए फर्स्ट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे V की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस विल, सो V अपॉन I आता है यहाँ पे, मुझे पता है, और यहाँ पे आएगा V अपॉन I1 प्लस V अपॉन I2 प्लस V अपॉन I3। सो V विल गेट कैंसल, सो I इज इक्वल टू दिस 1/I is equal to 1/I1 plus 1/I2 plus 1/I3। ये आएगा, ये आएगा आपका। ओके, सो यहाँ पे करंट आपका जो है ये यूनिवर्सल, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्टली लिखना है इसके लिए, अदरवाइज आई विल गिव वन आइडिया, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस। सी RS मेरे पास यहाँ पे RS इज गिवन R1 प्लस R3 प्लस R4, दिस इज गिवन स्टैंडर्ड रिलेशन। ओके, अभी मैं इसको जब लिखता हूँ तो मेरे पास जो
सीरीज कॉम्बिनेशन का I इज इक्वल टू मेरे पास था ओके आई वी मेरे पास क्या है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर है, तो मेरे पास R इज इक्वल टू V अपॉन आई बचेगा ओके। सो इफ आई राइट दिस फॉर होल ओके दिस इज फॉर आर एस सपोज, सो आर एस के लिए मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे I लिखता हूँ, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए V यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मेरा जो बचा है पूरा V सेम है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा। यस बिकॉज V इज़ कॉमन फॉर ऑल, सो V आई विल टेक हियर एंड आई विल गेट दिस कॉम्बिनेशन, हर एक के लिए सेम ही आएगा। सो V R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से मैं कर सकता हूँ। आई थिंक इट इज़ करेक्ट ओके। सो वी विल गेट कैंसिल, सो इसकी ज़रूरत नहीं एक्चुअली। तो डायरेक्टली हम लोग इसके लिए कंबाइन रिजल्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ ही जाता है यहाँ पे। V इज़ इक्वल टू R1 प्लस R3 प्लस R4 ये कर दो, ये आपको आएगा फाइनल सोल्यूशन ओके। तो ये आएगा आपका नेक्स्ट, ये मैंने इसके लिए निकाला था इसलिए ऐसे लिखा है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे पास S इज़ ओपन बट S2 इज़ वन थिंग, S1 इज़ क्लोज बट S2 इज़ ओपन, ये मेरे पास लास्ट कंडीशन दी है, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। S1 इज़ क्लोज, कहाँ पे आपका S1 दिस वन इज़ क्लोज, तो ये दोनों आएंगे, मेरे पास RP आएगा 1/RP, यहाँ पे फर्स्ट मिलता है मुझे 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा, और ये मेरा दिस इज़ क्लोज मतलब ये यूजलेस बनेगा, और ये बनेगा ये दोनों के साथ। अरे तो मेरे पास ये RP जो मेरा है, RP जो मेरा बनेगा दिस विल देयर देन मेरा 1/RP फर्स्ट निकालते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 अपॉन यहाँ पे आएगा R1 इंटू R2, देयरफॉर मुझे मिलेगा RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मुझे मिलेगा, और ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सो RS इज इक्वल टू RP प्लस दिस R3 प्लस R4, इनके साथ ये बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अभी ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे R की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो मेरे पास थी पहले ओके। तो यहाँ पे मेरा जो R था इट इज़ इक्वल टू, मुझे पता है सो V इज़ इक्वल टू आई आर, मेरा फॉर्मूला क्या है, V इज़ इक्वल टू आई आर, सो मेरा R बनेगा V अपॉन आई, तो ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है। तो मान लेते इसके लिए मैं डालता हूँ ये I ले लिया मैंने, सो यहाँ पे I लेते हैं हम लोग टोटल करंट, और ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये V बनेगा, तो ये इसका बनेगा R1 इंटू V ओके। सो V को बाजू में निकालते तो ये बनेगा V इंटू RP प्लस यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे R3 प्लस R4, अगर मैं पिछले वाले को फॉलो करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो RP बाजू में ही रह जाएगा ये आपका। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ पे, सो V मैं बाजू में रख देता हूँ, सो V इन द ब्रैकेट RP प्लस 1/R3 प्लस R4, तो ये मेरा आएगा सोल्यूशन। तो ये आएगा करंट रिलेशन। अगर मैं अपने दिमाग से करता हूँ तो इस तरह से आएगा, अगर आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपके ऊपर डिपेंड्स, इट्स डिपेंड्स ऑन यू नाउ, चेक इट इज इट करेक्ट और नॉट ओके। इफ़ यू हैव टू फॉलो एनी अदर मेथड डू दैट मेथड एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, मैं सोच रहा था लेकिन थोड़ा सा मुझे अप्स एंड डाउन्स लगे, बट इट इज़ ईजी, इट नीड सम टाइम। मेरे पास इतना टाइम नहीं जितना मैं देना चाहता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, but still I have tried to solve this, and now we are going to discuss about, I think there are more questions, question number 8
एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चंस बचे उनको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन. सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8. हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे. 3 रेजिस्टेंसेस x1 x2 x3 आर कनेक्टेड इन अ सर्किट. रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स. ओके, resistances x1 x2 x3 are connected in circuit in different ways. X is the effective resistance. The properties are observed for these different ways of connecting x1 x2 x3 are given below. Write the way in which they are connected in each case. मुझे लिखना है current I flows from x1 x2 x3. It is the series combination. Same current is flowing. Series combination और इसको सीरीज रजिस्टर्स इन सीरीज भी बोल सकते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड. एक्स इज द लार्जर देन x1 x2 x3. अगर एक्स लार्जर रहता है तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन, ताकि सीरीज कॉम्बिनेशंस में ही मुझे इस तरह की मतलब रजिस्टर. एक्स इज स्मॉलर देन x1 x2 x3. दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द remaining all three, then it is parallel combination. The potential difference across x1 x2 x3 is the same. Okay, it is the parallel combination. Same potential difference, parallel combination. ये आपके properties of resistors in series and resistors in parallel में दिया है. x1 is equal to x1 plus x2. This is the series combination, सबकी addition combination. Okay, and then this is given. This is the inversely proportional parallel combination. ये आपको प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये सब मिलेगा आपको. यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लो, उसमें मिल जाएगा. दिस इज़ वेरी इजी. दिस इज जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओनली दैट 7th क्वेश्चन देयर वाज सम complicated solution. So if still you have doubt in that 7th question, I will make the another video for that question to explain the same question. Okay, अगर रहेगा आपके दिल में कोई भी डाउट तो बेशक कमेंट्स करें. I will make another video. So this is your 8th question, and now 9th question is there. It is based on the numericals. We'll solve the numericals and then we'll complete this session. So मेरे पास first 2 numericals है, उनको solve करेंगे. The resistance of 1 meter long nichrome wire is 6 ohm. If we reduce the length of wire to 70 centimeter, what will be its resistance be? Okay, तो मुझे इसको solve करना है. तो मुझे जो given है मैं first लिखता हूँ यहाँ पे. मुझे दिया है यहाँ पे L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, L2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर. ये मुझे गिवन है. मुझे R1 इज गिवन, इट इज़ 6 ओम, और मुझे निकालना है R2. ओके, R2 इज इक्वल टू व्हाट? R2 इज इक्वल टू व्हाट? ये मुझे निकालना है. मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट R1 मुझे पता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर R1. ओके, सो इट इज़ म्यू आई थिंक. ओके, सो व्हाट्स हम लोगों ने क्या देखा था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली L अपॉन A. ओके, सो म्यू लिया था मैंने, तो म्यू इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? सो वन सेकेंड. सो मेरा जो फॉर्मूला था, मुझे एज पर माई नॉलेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको. मैंने क्या लिया था? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो R यहाँ पे रजिस्टिविटी L अपॉन A, तो ये लिया था मैंने. ओके, R इज, सो ये R का फॉर्मूला ही मुझे चाहिए, तो ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे. देयरफॉर R1 इज इक्वल टू म्यू इंटू L1 अपॉन A and R2 is equal to mu L2 upon A. Therefore मुझे निकालना है R2 अपॉन R1. मैं ले लूँगा तो मेरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे. L2 अपॉन L1 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, बिकॉज दिस ऑल गेट कैंसिल. तो यहाँ पे मेरे पास R1 मुझे दिया है 6, मुझे R1 6 दिया है, तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ. तो इट इज़ 6. मुझे R2 निकालना है, सो इट विल बी लाइक दिस. L2 मेरे पास यहाँ पे 0.7 और ये मेरे पास यहाँ पे 1. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस नाउ. सी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है. ओके, सो ये सेम रहेगा, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू मेरा बनेगा 0.7 इंटू 6. तो R2 अगर मैं करता हूँ तो 4.2 होम आ जाएगा. तो मेरा रजिस्टेंस विल बी 4.2 होम्स फॉर द लेंथ 70 सेंटीमीटर. अगर लेंथ मैं रिड्यूस कर देता हूँ, ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा.
Now, when two resistors are connected in series, their effective resistance is 80. Let हम लोग बोलते हैं let R1 and R2 be the resistors, okay, resistors. Therefore, by first condition मुझे मिलेगा RS is equal to R1 plus R2. Okay, this is by फर्स्ट कंडीशन. यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय फर्स्ट कंडीशन. इन दोनों को मैं अगर सीरीज में यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरा देयरफॉर आर एस आएगा यहाँ पे आर एस. तो चलो क्या दिया मुझे 80 ओम आता है. क्या आता है 80 ओम इज इक्वल टू, सो इट इज़ 80. तो दोनों को अगर मैं सीरीज में कॉम्बाइन करता हूँ, आर एस मुझे दिया 80, सो R1 प्लस R2. तो चलो मैं R1 की R2 की जगह पे लिखता हूँ. R1 इज इक्वल टू क्या आएगा 80 माइनस R2. ये मेरा फर्स्ट आएगा यहाँ पे. सो सपोज दिस इज वन नंबर एंड नेक्स्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP, देयरफॉर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ओके, बाय कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन. ये मेरा बाय सेकेंड कंडीशन आएगा यहाँ पे. सो मुझे इस तरह लिखना है. एक्चुअली आप 1 बाय 1 नीचे लिखो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. Therefore 1 upon 20 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. ये मेरा आ जाएगा. इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ तो मेरा आएगा 1 अपॉन, तो फर्स्ट मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, बाद में वैल्यूज़ को पुट करूँगा RP. सो मेरा ये ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. ये मेरा आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मिलता है देयरफॉर RP इज इक्वल टू, मुझे मिलेगा यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये मुझे मिल जाएगा. तो चलो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ. मुझे R1 के जगह पे 80 माइनस R2 डालना है. 80 माइनस R2 और इंटू R2 आएगा, और यहाँ पे मुझे दोनों को ऐड कर देना है. तो ये R1 प्लस R2, तो वापस R1 की जगह पे 80 माइनस R2 एंड दी प्लस R2 यह आएगा. तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको नहीं रखता हूँ. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 80 अभी यहाँ से यहाँ आएगा, मल्टीपल हो जाएगा. सो ये बनेगा 80 R2. सो R2 ओके, ये बनेगा R2 स्क्वेयर. चलो सिस्टमैटिक लिखते बाद में इसको रिकन्वर्ट कर देते हैं हम लोग. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो ये बनेगा 1600 इज इक्वल टू दिस 80 R2 माइनस R2 स्क्वेयर. तो अभी ये मैं ये साइड में लेकर आता हूँ तो R2 स्क्वेयर बनेगा, ये माइनस 80R बनेगा R2, और ये प्लस 1600 बनेगा इज इक्वल टू 0. ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका. ओके, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. आपका 40 आ जाएगा. देयरफॉर R2 स्क्वेयर माइनस 40R माइनस ही 40R आएगा R2, एंड दिस इज प्लस 1600 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके आपको पार्ट करने पड़ते हैं. तो ये 4 इंटू 4 16 आ जाएगा. ये आपका सोल्यूशन. देयरफॉर R2 मेरा ये आएगा R2 माइनस 40, या माइनस 40 निकाल दो, R2 माइनस 40 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0. ओके, तो देयरफॉर R2 माइनस 40 और R2 माइनस 40 मेरे दो फैक्टर्स बनते. फैक्टराइजेशन ये मेथड आपको अभी तो फिलहाल नहीं. R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 40 और R2 इज इक्वल टू 40. ओके, सो R2 का जो वैल्यू है मेरा 40 ओम आ जाएगा. क्या आ जाएगा 40. बट मुझे R1 भी निकालना है. सो ऑब्वियसली 80 है तो यहाँ पे डाल देते हैं. देयरफॉर R1 plus R2 is equal to 80. Therefore R1 plus 40 is equal to 80. Therefore R1 is equal to 80 minus 40. तो ये भी आएगा 40. सो मेरे दोनों भी जो रजिस्टर्स है उनकी वैल्यूज़ आएगी 40 ओम और 40 ओम. तो ये 40 ओम ही आएगा. दोनों 40 ओम्स आ जाएंगे. आप चाहे तो एक बार इसको रीचेक कर लेना, आपके सोल्यूशन को एक बार अच्छी तरह से देख लेना. इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड बोलते हैं, जिसको आपको पता करने के लिए आपको 10th के सिलेबस में एक बार झांक के देखना पड़ेगा, तो आपको पता हो जाएगा ये किस तरह की मेथड. सो दीज आर द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स. वी हैव सॉल्व दिस 2 प्रॉब्लम्स and now we are going to solve the last problem of the numerical, and then we will complete this lesson.
So this is the last question. In this question, the given thing, if a charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? मुझे करंट निकालना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. मुझे जो दिया मैं लिखता हूँ फर्स्ट. Q is given, Q is 420 coulomb. ओके, T is given 5 minutes. इसको मुझे एक्चुअली 5 इंटू 60 करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये बनेगा 300 सेकेंड्स. ओके, तो ये बना 300 सेकेंड. व्हाट इज़ द करंट? मुझे फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. सो Q मेरे पास 420 है, 300 आ गया है, इसका जीरो कैंसिल हो गया. सो नाउ इफ आई गोइंग टू डिवाइड दिस, ओके, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, एंड दिस इज, सो इट इज़ 1.4 एम्पियर. आपका जो I 1.4 एम्पियर आएगा. ओके, सो करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 1.4 एम्पियर. मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, सो ये मेरा क्वांटिटी आ गया. तो इस तरह मुझे सॉल्व करना है. एंड दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम. मेरा 7th जो आपका प्रॉब्लम था उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, थोड़ा टाइम का लिमिट और थोड़ा बाहर का आवाज़, ये सब डिस्टर्बेंस की वजह से आई थॉट दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट, मीन्स मुझे अप टू डेट नहीं लगा इतना. फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे. एंड प्लीज़ do comments if you have any doubts about any topic. Thanks and keep watching. Have a nice time.